नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको बता रहे हैं मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का दावा है कि 6 जुलाई की शाम तक उनके पास 21% से भी ज्यादा वोटरों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब चुनाव आयोग जितनी तेजी से वोटरों के फॉर्म जमा होने का दावा कर रहा है, दावे पर दावा कर रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों में कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। लोगों में वो कंफ्यूजन भी बढ़ा रहा है और यह कंफ्यूजन दस्तावेज को लेकर है। अब भी आज इसी कंफ्यूजन पर पूरा सच हम आपको दिखाएंगे, इस सवाल के साथ कि चुनाव आयोग के आदेश में कुछ कि 11 में से एक डॉक्यूमेंट और विज्ञापन में कुछ और क्यों। दूसरा, क्या बिना दस्तावेज के भी अब वोटरों का वेरिफिकेशन करवाने को तैयार हो गया चुनाव आयोग। विज्ञापन में लिखा था ERO को वोटर बनाने का असीमित अधिकार, क्या यह वोटरों के हक से नहीं है खिलवाड़। वहीं बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में कौन भ्रम फैला रहा है और विपक्ष के दबाव में अब बीजेपी के भी कैसे सुर बदलने लगे हैं। आज पूरा सच इस कंफ्यूजन से जुड़ा। दूसरी बड़ी स्टोरी उससे एक तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता से जुड़ी, जो कभी मोदी सरकार के सबसे पावरफुल चेहरों में एक हुआ करती थी, स्मृति ईरानी। जी हां, स्मृति ईरानी अपनी पुरानी दुनिया में लौट गई हैं। क्या स्मृति ईरानी सियासत का मैदान छोड़कर सीरियल या छोटे पर्दे से एक बार फिर अपना करियर जोड़ने वाली हैं? आज ये पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार चल रहे चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों नजर आ रहा है? यह कंफ्यूजन शुरू हुआ चुनाव आयोग के एक विज्ञापन से। यह देखिए आप, वो आदेश, प्रक्रिया शुरू, विज्ञापन। दरअसल कल बिहार के अखबारों में चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग की ओर से जो कहा गया वो कंफ्यूजन की एक जड़ बन गया। यह विज्ञापन देखिए, उसका अंश आपके सामने है। इस विज्ञापन में कहा गया, कोट अनकोट, यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर BLO को उपलब्ध करा दे। इस विज्ञापन में लिखा गया था, अखबार में फुल पेज विज्ञापन। इस विज्ञापन के बाद उन लोगों को बड़ी राहत की सांस लेने मिली जिनके पास दस्तावेज नहीं थे, जो चुनाव आयोग ने मांगे थे। विज्ञापन कह रहा है कि उसके बावजूद भी करवा दो। अब चुनाव आयोग के इस विज्ञापन वाली खबर को सबसे पहले News 24 ने ब्रेक किया। हमें लगा कि बिहार की जनता को बहुत बड़ी राहत इससे मिलेगी, लिहाजा कल ही इस खबर को News 24 के खास शो बेरोक टोक में प्रमुखता से हमने सबसे पहले दिखाया था। ये देखिए, एक विज्ञापन दिया है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि BLO से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे। वो देखिए, आपको वो विज्ञापन भी हम यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, बकायदा हाईलाइट करके क्या कुछ यहां चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। तो BLO से गणना प्रपत्र मिलते ही तत्काल भरे, आवश्यक दस्तावेज और फोटो BLO को उपलब्ध कराएं। दस्तावेज और फोटो नहीं तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरे और BLO को दे। ये ध्यान से सुनिएगा। तो आप देख सकते हैं वो विज्ञापन हम आपको यहां पर आप देख रहे हैं, यहां विंडो में चल रहा है और बकायदा हाईलाइटेड हम आपको वो तमाम चीजें दिखा रहे हैं जिसमें क्या कुछ कहता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि भाई गणना प्रपत्र भरना बहुत जरूरी है। अब रात की बात है ना, कुछ चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया उन 11 में से एक भी अगर नहीं है पेपर तो कोई बात नहीं, भर दीजिए, जमा करवा दीजिए। अब News 24 के खबर दिखाए जाने के तकरीबन 3 घंटे बाद सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली। तो जो खबर हमें मिली वो सुबह दिए गए विज्ञापन से, जो सुबह विज्ञापन आया हमने दिखाया उसके 3 घंटे बाद, बिल्कुल उलट थी जो खबर हमें मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और शाम होते होते हम आपको बताएं, घटनाक्रम यह हुआ कि एक प्रेस रिलीज भी जारी हो गया। कल शाम को एक प्रेस रिलीज चुनाव आयोग ने जारी कर दिया
जो बातें कही गई उस प्रेस रिलीज में वो हमें मिली जानकारी वाली खबर थी, हूबहू वैसी थी। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस रिलीज में लिखा था कि पहलों के निर्देशों में कोई बदलाव नहीं है, यानी दस्तावेज नहीं देने वाली बात में कोई बदलाव ही नहीं है। ये देखिए, ये दोहराया जाता है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर दिनांक 24 जून 2025 के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतदाता 25 जुलाई 2025 से पहले किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि कोई दस्तावेज कम है तो ईआरओ दावों और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान उन मतदाताओं से ऐसे दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं जिनका नाम मसौदा मतदाता सूची में है। बिल्कुल उलट एक और कंफ्यूजन। अपने विज्ञापन के एक पहलू पर चुनाव आयोग ने माना और फिर उसके बाद सफाई दे दी, लेकिन उसी विज्ञापन के नीचे छोटे फॉन्ट में जो लिखा है वो भी विवादों का एक बड़ा कारण बन गया। ये देखिए, उसको भी बड़ा करके आपको दिखाते हैं। इस विज्ञापन के चौथे लाइन में क्या लिखा है? 3 लाइनें बिल्कुल ठीक वैसी लिखी, ये गाइडलाइंस है, ये आपको देना है, और उसके बाद ये चौथी लाइन में लिखा है, ये देखिए, कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी यानी कि ईआरओ स्थानीय जांच द्वारा या अन्य दस्तावेजों के साक्ष्य के आधार पर वो खुद निर्णय ले लेगा। निर्णय वो खुद ले सकता है। यानी कि ईआरओ को चुनाव आयोग ने मानो सुपर पावर दे दी कि नहीं है पेपर आपने जमा कर दिया, अब ईआरओ डिसाइड कर लेगा। वो चाहे तो किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में सत्यापित कर सकता है, चाहे काट सकता है। ईआरओ, अब ईआरओ कौन होते हैं, जिम्मे क्या काम होता है, यह हम आपको बताते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही ईआरओ होता है, वो ईआरओ इस वक्त काम कर रहा होगा, जिसके पास इसके अलावा और भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं। ईआरओ इज द फाइनल अथॉरिटी। एक वोटर की एप्लीकेशन की जांच करके ड्राफ्ट रूल तैयार करता है, उसी को अथॉरिटी दी गई है कि वो करेगा तैयार। अब जिस वोटर पात्रता पर संदेह होता है या जिसके डॉक्यूमेंट में कुछ प्लस माइनस पाया जाता है, वो उसको नोटिस जारी करता है। वो ईआरओ के साइन से नोटिस जो है ईआरओ की अथॉरिटी से जाता है। इसके अलावा उस संदिग्ध वोटर के खिलाफ जांच भी ईआरओ करता है, क्योंकि उसने वेरीफाई करना है वोटर है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बिहार में किसी सहायक ईआरओ के होने की कोई जानकारी नहीं है। एक ईआरओ होता है, यानी एक विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ईआरओ। अब अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह काम करना पड़ेगा इतनी मैसिव एक्सरसाइज के लिए। अब इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कैसे होती है यह भी समझिए। मान लीजिए, जो एक मोटा मोटी आंकड़ा आ रहा है कि 4.76 करोड़ लोगों से दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। अब ये सभी दस्तावेज जमा कर देते हैं, हम तो इजी सिचुएशन लेके चल रहे हैं। इस हिसाब से औसतन हर निर्वाचन क्षेत्र में 1.95 लाख वोटर्स बैठते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ईआरओ। अब उसके हिस्से आया 1.95 लाख, यानी कि लगभग 2 लाख आवेदन एप्लीकेशंस जिसकी उसको जांच करनी है। समय 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच। दिन कितने हुए? 62 डेज टोटल जब से शुरू हुआ था, उसमें काम पूरा करना है। लगभग 2 लाख एप्लीकेशन एक के हवाले खुद ही वेरीफाई करना है, वही अथॉरिटी है। अब एक दिन में 3,500 के करीब आती है, तो ईआरओ को यह सुपर पावर भी देना कि वो चाहे लास्ट में अपने साक्ष्य के आधार पर कर देगा। अब ये खुद अंदाजा लगाइए अपने विवेक से कि ये कितना बड़ा सीमित अधिकार है। वहीं इस बीच न्यूज 24 ने बिहार में रियलिटी चेक किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने पटना में लगातार पटना बिहार वो डेरा किए हुए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ बीएलओ से बात की, बीएलओ तो पता चला कि इस पूरे मुद्दे पर बीएलओ में भी भारी कंफ्यूजन है। आप लोग तो छोड़िए, बीएलओ क्या कह रहे हैं जो जा रहे हैं, सुनिए। कह रहा कि नहीं ये कागज तब भी कोई बात नहीं है, बाद में भी पेपर में जो विज्ञापन आया है तो अभी तक आरा में वैसे ही ले रहा था, आप पटना में आप पूरा कागजात ले। अभी बेटा में तो अभी नहीं कुछ अभी बताया गया है। अभी कहाँ हमारा फोन कुछ आया है कि ऐसे भर के दीजिए। वो अभी आदेश आया था बरस बुराई सबका कि आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप आधार नंबर का एंट्री कर लीजिए, उसके आधार नंबर एंट्री कीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ एंट्री कीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, उसका जो डिटेल है एंट्री कर लीजिए, साइन करवा लीजिए, और बिना डॉक्यूमेंट का भी आप ले सकते हैं। जैसा आदेश है वैसा कर रहे हैं सर। और फिर डॉक्यूमेंट कब लेंगे उसके लिए कोई आदेश है? नहीं, कोई आदेश नहीं है सर। और वो जो 11 कागजातवा का बात थी पहले,
आपको ट्रेनिंग में 11 कागजात बताया गया था कि नहीं? गया था, तो उसके लिए भी है ना कि उन लोगों को कहिए कि बना के रखें, उसके बाद उसको फिर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो जो 11 कागज लेना था तब आप लोगों को क्या परेशानी थी, और नहीं लेने बाध्यता खत्म हो गई, अनिवार्यता खत्म हो गई तो क्या परेशानी, क्या कितना सहूलियत? पेपर लेने में सर परेशानियां बहुत बढ़ रही थी। फॉर्म कलेक्ट कम हो पा रहा था, बांट रहे थे सर, लेकिन कलेक्शन कम हो रहा था। चूंकि वो पूर्ण रूप से हो नहीं पा रहा था पेपर, इसलिए हम लोग कलेक्ट कम कर पाते थे। अभी हम लोग कलेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं। आप कुछ और अलग से कहना चाहती है तो बताइए। हाँ, हम कहना ये चाह रहे थे कि 11 दस्तावेज जिसका नाम लिया गया है वो अब इसका बाध्य हटा दिया गया है। पहले बाध्यता थी कि 11 में से कोई एक लेना है, मगर अब आदेश दिया गया है कि जो देता है उसको ले लीजिए। नहीं भी अगर उसके पास दस्तावेज है तो ये खाली फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए बस। जब ये खबर आई है और ये खबर दिखाई गई है और आज समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा कि आप ले लीजिए बिना किसी कागज के भी, तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि नहीं वो बाध्यता अभी है, अब उसको अगस्त में बाद में भी लिया जा सकता है। आप लोगों को ऐसा कोई निर्देश है कि आप बाबा दादा बहनों से ये बोलिए कि कागजवा तैयार कर ले, 11 के बाद जरूरत पड़ी या 1 अगस्त के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आदेश है। ऐसा हम लोग को नहीं बताया गया है कल मीटिंग में कि 11 में से लेना ही है। देते हैं तो ले लीजिए, नहीं देते हैं तो ऐसे ही फॉर्मेट पे साइन करवा के ले लीजिए। वो कह रहे फॉर्मेट जमा ही नहीं हो रहा था, आ ही नहीं रहा था, प्रोसेस चल ही नहीं रहा था, इसलिए ये आया। अब आपने सुना बीएलओ ही कंफ्यूज है क्योंकि चुनाव आयोग कंफ्यूज है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी में फिर कितना कंफ्यूजन होगा। अब मामला चुनाव से जुड़ा है तो विपक्षी दल भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले और कंफ्यूजन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमलावर हैं। पटना में इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोबारा। चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए उनके कंफ्यूजन पर सवाल उठाया, साथ ही सरकार पर भी हमला बोला। सुनिए। चुनाव आयोग एक दिन में 3 अलग अलग दिशा निर्देश जारी करता है, यानी चुनाव आयोग खुद ही कंफ्यूज है। तभी एक दिन में जो है 3 अलग अलग दिशा और निर्देश जो है जारी किए जा रहे हैं। बिहार के लाखों मतदाताओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विज्ञापनों और फेसबुक पोस्ट में पाए गए गंभीर विरोधाभासों पर गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं। हमारा अलायंस जो है, गहरी चिंता हम सब लोग व्यक्त करते हैं। बिहार में 4 करोड़ से अधिक निवासी अन्य राज्यों में स्थायी और अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। क्या 18 दिन बचे हैं? अब 18 दिनों में अपना सत्यापन जो है वो करा लेंगे? क्या सरकारी स्तर पर उन्हें बिहार लाने की कोई योजना की गई है, अथवा उनके वोट को काटने का उद्देश्य है केवल उनका, जो बाहर रह रहे हैं? अब विपक्ष की ओर से बिहार के चुनाव में एक अहम किरदार असदुद्दीन ओवैसी, वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ मुकर हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में थे, चुनाव आयोग पहुंचे, आपत्ति दर्ज कराई, मुलाकात की, चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात। ओवैसी ने कहा कि अगर 15 से 20% लोगों का नाम भी छूट जाएगा, सूची से कट जाएगा, तो साहब सीधे तौर पर क्या होगा, वो तो अपनी नागरिकता खो देंगे, सिटीजनशिप। सुनिए। कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। तो अब पूरा विपक्ष आयोग के फैसले के खिलाफ पहले दिन से ही हमलावर है, लगभग एक ही सुर है। अब बीजेपी भी अब विपक्ष के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही, तेवर चेंज हो रहे हैं।
बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भी विपक्ष के साथ चुनाव आयोग चलेंगे। सुनिए पहले। चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अब यह सुर क्यों बदला? अब चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सबको लग रहा है कि आखिरकार आम आदमी परेशान है, क्योंकि डर है कि चुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ज्यादातर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, आएंगे ही नहीं, तो वोट कौन करेगा? बिहार के लगभग हर इलाके के लोगों में यही हालात हैं। उनके पास दस्तावेज नहीं हैं। बीएलओ गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचने पर सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, इंस्टेंट दस्तावेज उनके पास नहीं है। आपको बघा के कुछ लोगों की सुनवाते हैं, वहां पर भी हम पहुंचे, सुनिए। हमको केवल राशन कार्ड और आधार कार्ड है, तो हम कैसे वोट देंगे? सिर्फ फार्म मिला, हमको सिर्फ फार्म मिला है, तो हम कैसे वोट देंगे? नहीं हमको पहचान पत्र मिला है, नहीं कुछ मिला है, तो हम कैसे वोट देंगे? और कहते हैं लोग कि इस कागज से कुछ नहीं होगा, तो हम इस कागज के आधार में हम कैसे वोट देंगे और कैसे हम क्या करेंगे? बोलिए। समस्या तो रोड की भी है। वोट लिस्ट में वार्ड नंबर 5 में चला गया है, 4 में है, 6 में चला गया है। वोट लिस्ट में हम लोग का नाम बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत में हमारा राशन कार्ड ना मिलेला, कबर बनौनी ना मिलल, राशन कार्ड हमारा मालिक वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, केने केने हो गइल बा, उ देते नहीं किननी। अब परेशान आम लोग हो रहे थे ना। इलेक्शन कमीशन ने कहा 21% प्रोसेस पूरा भी कर लिया गया है और अब हमने फैक्ट चेक लगा दिया। 3 विरोधाभासों ने दिखाया, फैक्ट चेक लगा दिया है कि किसी भी तरीके का कोई अगर मिसलीडिंग कुछ होगा, कुछ लोग अगर मिसलीड कर रहे हैं, तो हम उसको जो है फैक्ट चेक कर देंगे। अब चुनाव आयोग ने, ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया, उसको फैक्ट चेक में लिख दिया मिसलीडिंग। ये अभी अभी की डेवलपमेंट है। अब फैक्ट चेक में कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्ट को बता दिया है मिसलीडिंग। अब खड़गे ने क्या लिखा था बयान, खड़गे ने क्या पोस्ट डाला था? खड़गे ने डाला था कि कागज दिखाना पड़ेगा। अब ये तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा था, तो इसको नीचे लिखा है मिसलीडिंग। अब जाहिर है लोगों की समस्या बढ़ेगी तो संस्थाओं को अपने आदेशों पर विचार करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी बीच अब मामला देखिए, एक और स्टेप देश की सर्वोच्च अदालत पे पहुंच गया। बिहार में मतदाता सूची की जांच और सुधार के मसले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा, थर्सडे को। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि चुनाव आयोग के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के चलते लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से जा सकता है। इस मामले में अब तक 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ये याचिकाएं NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव की तरफ से, TMC सांसद है महुआ मित्रा, उन्होंने भी एक पिटीशन लगाई है। RJD सांसद मनोज झा, वो भी याचिका लेके पहुंचे। बिहार के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने दाखिल की है। इन याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश को मनमाना और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाला बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया से समाज के हाशिए पर खड़े वर्ग के मतदाताओं जैसे कि महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, समुदाय और प्रवासी मजदूरों पर, जो बिहार से बाहर हैं, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अधिकांश के पास यह निर्धारित दस्तावेज नहीं होते। याचिका में कहा गया है कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के मात्र 90 दिन की निर्धारित समय सीमा में बरसात के इस मौसम में जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, पहचान पत्र बनवाना, पिता का पहचान पत्र, यह कहां से संभव हो पाएगा? बहुत कठिन है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी है कि SIR प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 22 और निर्वाचक नियम
1960 के नियम 21A का उल्लंघन करती है, जिनमें नाम हटाने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा यानी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स देने जरूरी हैं। और यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, सभी जानते हैं, और 15 भेदभाव और निषेध, और 326 जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है, यह उसका सीधे सीधे आदेश उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, और इन्हीं में से एक दायर याचिका करने वाले आरजेडी सांसद मनोज झा इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। दलील बहुत सारी है और हर दलील के पीछे ताकत। 22 बरस बाद ये कर रहे हैं आप। क्या पोजीशन पेपर, अप्रोच पेपर कुछ हुआ था? पब्लिक डोमेन में लाइए। 2003 वाला पब्लिक डोमेन में लाइए। आपने जब पदभार ग्रहण किया, मैं कहते हैं वो नया चुनाव आयोग है, तो नए चुनाव आयोग के नया चुनाव आयुक्त से पूछना चाहता हूं कि आपने एक पदभार ग्रहण करते वक्त कहा था कि मेरे सारे फैसले सभी दलों से बात करके लिए जाएंगे। इतना बड़ा फैसला किससे बात की थी? या किसी एक पार्टी से बात कर ली, उसी को सारी पार्टी मान लिया? कि हर चुनाव से पहले रिवीजन ऑफ द वोटर लिस्ट होता है। जो मृत हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, जो नया मतदाता है वो जुड़ता है, जो चले गए हैं, 2 जगह मतदाता नहीं हो सकते, उनके नाम हटते हैं। इसके लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। सारे जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। पहले 11 पॉइंट दिए थे जिसके आधार पर सत्यापन हो सकता है। कल से चुनाव आयोग ने उनकी सुविधा को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर भी आप सत्यापन कर सकते हैं, इसकी छूट दे दी है। इसके अतिरिक्त वो क्या चाहते हैं हमारी समझ से बाहर है। तो यह था कंफ्यूजन का सच। तो आपने देखी बिहार के चुनावी साल में चुनाव आयोग पर सियासत से जुड़ा हमारा एनालिसिस। अब अगली खबर जिसका हम आपको एनालिसिस दिखाएंगे वो भी सियासत से जुड़ी है, लेकिन सियासत के अलावा उसमें एक एंटरटेनमेंट का एंगल भी है। खबर को समझाने से पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर आएगी, तस्वीर देखिए। तस्वीर बीजेपी की तेज तर्रार फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी की है। यह तस्वीर अब है पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के सेट की। तस्वीर में स्मृति ईरानी मरून साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी में नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि स्मृति इस बार Z+ सिक्योरिटी के साथ शूटिंग करेंगी क्योंकि वो पूर्व मिनिस्टर रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी इस टीवी शो में तुलसी वीरानी के किरदार में घर घर मशहूर हो गई थी और इसी पॉपुलैरिटी के दम पर उन्होंने राजनीति में धमाकेदार एंट्री की थी। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उनके राजनीतिक करियर का यह विराम है, फुल स्टॉप है? स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में जो लोकप्रियता हासिल की थी उन्हें राजनीति के मंच तक ले गई। 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद वो लगातार राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन उन्हें राजनीति में असली पहचान तब मिली जब 2014 में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। 1 लाख वोटों से वो चुनाव हार गई, लेकिन इसे भी स्मृति की जीत माना गया और उन्हें राज्यसभा का सांसद बना करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया। 2016 में मोदी कैबिनेट में थोड़े से बदलाव हुए, स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी गई। 2021 तक टेक्सटाइल मिनिस्टर रही और 2017 से 18 तक आईएनबी सूचना और जनसंचार मंत्रालय भी संभाला। उनके सियासी करियर में अचानक से ग्राफ तब बढ़ गया जब 2019 में उन्होंने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हरा दिया। इसके बाद मोदी सरकार में उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि 2019 में मंत्रालय बदलकर उन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यह 5वां मंत्रालय था उनके पास। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कहानी पूरे तरीके से बदल गई। राहुल गांधी ने ठाना कि वो अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अपनी जगह उन्होंने केएल शर्मा को अमेठी में मैदान में उतारा। इस चुनाव में स्मृति ईरानी कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा से 1,67,196 वोटों से चुनाव हार गई। इसके बाद से उनके राजनीतिक करियर पर मानो एक विराम सा लग गया
अब मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी, इतना बड़ा चेहरा रह चुकी स्मृति ईरानी के करियर के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद वो सरकार के साथ ही पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी हाशिए पर आ गए। हालांकि कुछ बड़े मामलों पर मीडिया के सामने अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष वो रखती थी, लेकिन फिलहाल वो इस महत्वपूर्ण पद पर नहीं है। और आज की आई है ये नई तस्वीर, सुनिए जरा एक। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। लेकिन एक बात तो सच है ना कि टीवी की दुनिया से निकलकर मानव संसाधन विकास मंत्री